मैं बिस्तर पर लेटी आसमान में चमकते हुए सितारे देख रही थी और अपनी मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कब तक आखिर अम्मा लोगों के घरों में काम करके जिल्लत भरी जिंदगी जीकर मुझे और अपने आप को पालती रहेगी। मैं अब बड़ी हो चुकी थी, मुझे भी कुछ करना था। मुझे अपनी माँ का सहारा बनना था। मेरी तालीम बेशक ज़्यादा नहीं थी, मगर मैं एक मैट्रिक पास लड़की थी और मैं कहीं पर भी छोटी मोटी नौकरी कर सकती थी। मगर अम्मा ने आज तक मुझे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी थी। वो हमेशा मुझे एक ही बात समझाती कि बेशक हम गरीब हैं, मगर एक बात तू हमेशा याद रखना कि तेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था। उसके घर की औरतों को आज तक बाहर के लोगों ने कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे पसंद की शादी की, अपने घर वालों से मुंह मोड़ लिया, मगर उन्होंने हमेशा मुझे इस बात की ताकीद की कि हमारे ख़ानदान की औरतें 7 पर्दों में छुपी रहती थी। तुम बेशक वो पर्दा ना अपनाओ, मगर माहिरा मेरा खून है। तुम्हारे इसरार पर मैं उसे पढ़ने की इजाज़त दे देता हूँ, मगर याद रखना कि ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है कि तुम मेरे ख़ानदान की इज्जत तक कभी आंच नहीं आने दोगी। मेरे बाबा की ये सारी बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मेरे बाबा को रुखसत हुए 3 साल गुजर चुके थे। वो इस फ़ानी जहान से जा चुके थे। जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने हमारी खातिर बहुत सी मुश्किलात का सामना किया था। अपना घर बार, हवेली सब छोड़ दिया था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर करके वो हमें अच्छे से रख रहे थे। वो चाहते तो अपनी आलीशान हवेली में रहकर पुरआसाइश ज़िंदगी बसर कर सकते थे, मगर उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत में ये सारी मुश्किलात उठाई थी। तभी अम्मा के ज़ोर ज़ोर से खांसने पर मैं फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जे हुई। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मा कहने लगी, जा माहिरा, एक गिलास पानी ले आ। मैं फ़ौरन से जाकर अम्मा के लिए पानी लेकर आई और उन्हें पानी पिलाया। वो उठकर बैठ गई और कहने लगी, मुझे न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है और दम घुट सा रहा है। मुझे तो बस एक ही फिक्र सताती है कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। तेरा तो कोई भाई भी नहीं है और ना ही तेरे ख़ानदान वाले तुझे अपनाने पर राज़ी हुए थे। तुम्हारे बाप के बाद भी उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई और उन्होंने हमें हवेली में एक कदम भी रखने नहीं दिया। मेरे बाद तेरा क्या होगा? अम्मा की ये दिल दहला देने वाली बातें थी जिनसे मुझे चिढ़ थी। अम्मा, आप बार बार हवेली वालों का जिक्र मेरे सामने मत किया करें। जब उन्होंने आपको नहीं अपनाया तो वो आपकी बेटी को भला किस तरह से अपनाएंगे? अल्लाह मालिक है, हम अपना कुछ न कुछ कर ही लेंगे। अब्बा को भी शायद नहीं मालूम था कि वो इतना जल्दी हमें यूं अकेले बेयारो मददगार छोड़कर चले जाएंगे, वरना तो वो हमारे लिए ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर जाते। एक दिन बस अब्बा के दफ्तर से फ़ोन आया कि कासिम शाह का इंतकाल हो गया है और उनकी मैयत को हवेली पहुंचा दिया गया है। हमें तो अब्बा की तदफीन का मौका भी न दिया गया था। उनके भाइयों ने उनकी मैयत खुद ही उठवा ली। हाँ, मेरी दादी का एक ये एहसान हम पर था कि उन्होंने हमें घर से उस वक्त तक नहीं निकाला जब तक अब्बा की तदफीन नहीं हुई थी। उन्होंने सारा कसूर मेरी माँ पर ही डाला था कि वो मेरे बाबा को इस हाल तक ले गई थी। अगर वो उन सब के साथ रहते तो उनको ऐसे अचानक मौत न आती। उस दिन पहली बार मैंने अपने ददियाल और वहाँ के लोग देखे थे, और वो भी सिर्फ सरसरी निगाहों से। मेरे 2 बड़े ताया थे, एक मेरे बाबा के छोटे भाई थे। सभी शादीशुदा थे, सबके बच्चे थे। मेरे बाबा का कमरा आज तक वहाँ पर बंद पड़ा था। दादा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, मगर तब मेरी माँ की शादी हो गई थी। उनके ससुर ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। बाबा की शादी के कुछ अरसे बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वसीयत के मुताबिक मेरी दादी ने बाबा को हवेली में जगह ना दी। यूँ 17 बरस बीत गए और ये नाराज़गी अब तक कायम रही। मेरे ददियाल की सारी लड़कियां पर्दा करती थी और घर में ही उनके लिए उस्तानी रखी गई थी, जबकि मैं स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ एक बाहर की फैमिली से आई थी। मेरे ददियाल वालों ने कभी हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा था। दनियाल में सिर्फ मेरे मामू ही थे, जो मेरी माँ की शादी के बाद मुल्क छोड़कर बाहर ही रिहाइश पसीर थे, अपने बीवी बच्चों के साथ। माँ से कभी कभार उनकी बात हो जाती, नहीं तो महीनों मुमानी जान उनको मेरी माँ से बात भी नहीं करने देती थी। वो बहुत सख्त मिजाज औरत थी। माँ भी उनको खुश देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो खुद भी मामू जान से कोई राब्ता नहीं रखती थी।
बस कभी हाल अहवाल हो जाता तो ठीक, नहीं तो महीने गुजर जाते। मेरे माँ बाप की पसंद की शादी हुई थी, जिस वजह से मेरी माँ अब मेरे मामू से भी कोई शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस शादी में उनकी अपनी रजामंदी शामिल थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में मंगनी तोड़कर मेरे बाप से शादी करने का फैसला किया था, मगर वो नहीं जानती थी कि उनको कभी भी अपनाया नहीं जाएगा। बाबा के इंतकाल के बाद 3 महीने तक तो उनके घर वाले हमारा कुछ न कुछ ख्याल कर लेते थे, वो भी बाबा की इज्जत की खातिर। उसके बाद सब ऐसे भूले कि पलट कर किसी ने भी नहीं देखा। फिर मेरी माँ ने खुद ही कदम बाहर निकाला और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। माँ की ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। शाम में वो जिस जगह काम करती वहीं से खाना लाया करती थी और हम लोग वही खाते। दिन में चाय पराठा खाकर गुजारा कर लेते। मैं सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर होती रहती। माँ ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि तुमने बाहर नहीं जाना, वरना मैं हमेशा ही अपनी माँ से कहती थी कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ, कहीं ट्यूशन पढ़ा लूँ। मगर माँ हमेशा मुझसे कहती कि तुम्हारे वालिद ने मुझे सख्ती से मना किया था कि माहिरा को उसी नक्शे कदम पर चलाना जिस पर हवेली की लड़कियाँ चलती है, वरना कल को मेरे भाई भी मेरे मुंह पर थूकेंगे कि उसकी बेटी नौकरियाँ कर रही है। मगर अब हमें हवेली वाले तो खाने को नहीं देते थे, मगर मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुनती थी। मैं हमेशा उनको समझाती कि हमारा उनसे कोई भी रिश्ता नहीं है। जब वो हमें अपनाने को तैयार नहीं है तो भला हम क्यों उन्हें अपना कहें और उनके रस्म रवाज पर चले। ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन अम्मा के दिलो दिमाग पर अब्बा की बातों का नक्श गहरा था और वो मेरी एक नहीं मानती थी। अम्मा को पानी पिलाकर मैंने सुला दिया और रात भर जागती रही। आसमान को देखकर सोचती रही कि मुझे खुद ही अब कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब माँ की वो उम्र नहीं रही थी कि वो किसी के घर काम करें। अगली सुबह काफ़ी देर गुजर गई, मगर अम्मा देर तक सोती रही, जबकि हमेशा मैं ही देर से उठा करती थी। मैंने अम्मा को चेक किया तो अम्मा तेज़ बुखार में मुब्तला थी। मैंने उन्हें उठाया और अपने साथ डॉक्टर की तरफ जाने को कहा। अम्मा कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है फजूल खर्च करने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उनकी एक न मानी और उन्हें तैयार करके अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी टेस्ट करने का बताया। हम वो टेस्ट दे आए और उसकी रिपोर्ट हमें कल ही मिलनी थी। मैंने सारा दिन अम्मा का ख्याल रखा, उनके लिए खिचड़ी वगैरह बनाई। अगली सुबह तैयार होकर मैं रिपोर्ट लेने चली गई। तब डॉक्टर ने मुझे एक बहुत बुरी खबर से आगाह किया कि तुम्हारी माँ के गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ मेरा वाहिद सहारा थी, वह तो दुनिया से भी बिल्कुल नावाकिफ़ थी। अब माँ के इलाज के लिए मुझे कोई दूसरा कदम उठाना था। अम्मा के लिए वक्ती दवाइयाँ लेकर मैंने उन्हें खिला दी और उन्हें घर पर आराम करने का कहा। अम्मा ने मुझे लाख मना किया कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, हम बहुत मजबूर और लाचार हो चुके हैं, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, मैं आपकी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दूंगी। मैंने अपना बुर्का पहना, नकाब किया और बाहर निकल आई। मेरा रुख शहर की तरफ था, जबकि हम एक कम आबादी वाले इलाके में रिहाइश पजीर थे। रिक्शे में बैठकर मैं काफ़ी दूर निकल आई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ और किसका दर खटखटाऊँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। मुझे कोई भी तजुर्बा हासिल नहीं था। हाँ, मगर मैं घर के काम जैसे सफाई सुथराई, बर्तन धोना जैसे कामों से आगाह थी। माँ ने मुझे सारा सलीका सिखा दिया था कि घर को किस तरह से संभाला जाता है। मैंने पीछे अपनी बीमार माँ को छोड़ा था और मुसलसल उन्हीं का ख्याल मेरे सर पर सवार था कि मुझे उनके लिए अब हिम्मत जमा करनी है और कुछ करके अपना और उनका गुजारा करना है। मैंने रिक्शे वाले को 1-2 हवेलियों के बाहर रोका और वहाँ पर काम करने वाली नौकरी का पूछा, मगर हर कोई मुझे सर से पैर तक देखता और मना कर देता। खूबसूरती तो मैंने बेमिसाल पाई थी। मेरी सुर्ख सफ़ेद रंगत, सुनहरे बाल और नीली आंखें मुझे अपने ददियाल से विरसे में मिली थी। यूँ तो मुझे उनकी विरासत में से कुछ भी नहीं मिला था, मगर ये खूबसूरती भी अब मुझे भारी पड़ गई थी। काश कि मैं एक आम और सादा शक्लो सूरत की मालिक होती तो शायद हर कोई मुझे नौकरी पर रख लेता, लेकिन अब तो हर दरवाज़ा बंद होता दिखाई दिया। यूँ थक हार कर मैं शाम में घर वापस लौट आई। मेरे चेहरे पर उदासी साफ ज़ाहिर थी, मगर मुझे फिर भी हिम्मत नहीं हारनी थी। अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ करना था।
मैं वापस आई तो अम्मा मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। यकीनन उसकी दुआओं में मेरा नाम शामिल था। मैं आकर पीछे से उनके गले लगकर बैठ गई और उनके कंधे पर सर रख दिया। मैं अल्लाह ताला से उनके साथ की दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मेरी माँ का साया हमेशा मुझ पर कायम रखना और मुझे किसी भी इम्तिहान में मत डालना। बाबा को खोने के बाद मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब मैं अपनी माँ के सहारे पर ही तो जी रही थी, मगर मुझे फिर भी हिम्मत नहीं हारनी थी। अगला दिन भी मैं हिम्मत करते हुए दोबारा से काम की तलाश में निकल खड़ी हुई, लेकिन मुझे मालूम था कि इतनी जल्दी काम नहीं मिलेगा। मुझे कुछ दिन तो ख्वारी उठानी पड़ेगी, लेकिन अम्मा की खातिर मैं ये ख्वारी उठाने को भी तैयार थी। लेकिन अम्मा इस बात के लिए राज़ी नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलकर काम करूं, और घर पर रहकर कौन से काम करती। हमें तो कोई जानता भी नहीं था। बाबा के किसी के साथ इतने मरासिम भी नहीं थे, और अम्मा जिस घर में काम करती थी उन्होंने अब वैसे ही नई कामवारी रख ली थी। इसी वजह से तो ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। मैं आज भी अम्मा की खातिर घर से निकल आई और जगह जगह घूम फिर कर काम का पता करने लगी। दोपहर से शाम होने वाली हो गई थी, लेकिन अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला था। मुझे शदीद मायूसी हो रही थी। हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा था, और इस वक्त भूख और प्यास की शिद्दत भी उरूज पर थी, क्योंकि मैंने सुबह से बस नाश्ता ही किया हुआ था। इसके बाद सारा दिन फिर कर काम ढूंढने में गुजर गया। मैं थक हार कर एक होटल के बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। इतने में मेरे पास होटल का सिक्योरिटी गार्ड चला आया, जिसे देखकर मैं घबरा गई। वो 50 साल की उम्र का होगा। कहने लगा, बेटी खैरियत है? तुम यहाँ पर आकर बैठ गई हो, क्या बात है? उसके हमदर्द लहजे पर एकदम मेरी आंखों से आंसू बह निकले, और मैंने उसे अपनी मुसीबत की सारी कहानी कह सुनाई और काम के बारे में पूछा। वो कहने लगे, बेटा, ये होटल काफ़ी अच्छा है और यहाँ का मालिक भी बहुत मेहरबान है। वो मुसीबत ज़दा लोगों की ज़रूर मदद करता है। तुम ऐसा करो, अंदर चली जाओ और जो काउंटर पर आदमी बैठा है उसे कहो कि तुम्हें मालिक से मिलवा दे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा काम बन जाएगा। उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बड़ी उम्मीद दी, तो मैंने उस आलीशान होटल की इमारत की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर अंदर चली आई। अंदर दाखिल होते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। इतना आलीशान और खूबसूरत होटल मैंने कभी नहीं देखा था। घर की महदूद सी दुनिया में मैं कभी बाहर निकली ही नहीं थी, और जब निकली थी तो हर शय को हैरत से देख रही थी। मैं सीधी काउंटर पर चली आई और आकर उन्हें मालिक से मिलने का कहा। काउंटर पर मौजूद लड़के ने मुझे कुछ देर इंतज़ार का कहा और फिर कहने लगा कि 15 मिनट बाद आप मालिक के दफ्तर में चली जाएं। मैं उतनी देर वहीं पर एक तरफ खड़ी होकर होटल के ऊपर निगाह दौड़ाने लगी। ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत बना हुआ था, और इस वक्त थोड़ी चहल पहल भी थी। शाम का वक्त था, लोगों को खाना वगैरह और कमरे की ज़रूरत होगी, इसलिए आ जा रहे थे। 15 मिनट के बाद उस लड़के ने मुझे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो सामने मालिक का दफ्तर है, आप वहाँ चली जाए। मैं झिझकते हुए वहाँ चली आई और कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने हल्की सी दस्तक दी। मालिक की भारी और गंभीर आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और सांसों को बहाल करते हुए अंदर दाखिल हो गई। सामने ही कुर्सी पर उस होटल का मालिक बैठा हुआ था। जितना शानदार ये होटल था, वो उससे ज़्यादा शानदार था। बहुत खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। उसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, और उसने जब मेरी तरफ देखा तो वो भी हैरान रह गया। शायद उसे किसी और की तवक्को थी। मुझे उसकी हैरानी की वजह समझ नहीं आई। ताहम जब उसने मुझसे मेरी आमद के मकसद के बारे में पूछा तो मैंने उसे काम के लिए कहा, और कहा कि मुझे काम की शदीद ज़रूरत है। मैं कुछ भी कर लूँगी, आप बस मुझे काम दे दें। अम्मा बीमार है और वो अभी कहीं पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे काम की शिद्दत से ज़रूरत है। उस शख्स ने कुछ देर सोचा और कहने लगा, ऐसा है कि अभी मेरे पास सिर्फ बावर्ची खाने में जगह है, तुम्हें वहीं पर काम करना होगा। अगर बर्तन धोने वाले हैं तो वो धो दो, अगर सब्जी काटने वाली है तो वो कर दो, छोटे मोटे काम देख लिया करना। उस शख्स ने लापरवाही से कहा और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कुछ लम्हे सोचा और फौरन हाँ कर दी। तनख्वाह के बारे में उसने खुद ही बताया, जो कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा थी। मैं बड़ी खुशी खुशी बाहर आई और आकर सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया था
और जिसकी बदौलत मुझे ये नौकरी मिल गई थी। मैं बहुत खुशी खुशी घर आई थी। मगरिब होने में कुछ वक्त ही बाकी था। घर पहुंची तो अम्मा परेशानी से टहल रही थी और मुझे देखकर जैसे उनकी सांस बहाल हुई। कहने लगी, मायरा, मैं कब से यहाँ पर चक्कर लगा रही हूँ, तुम्हें गए हुए इतनी देर हो गई है, आखिर कहाँ इतना वक्त लगा दिया। अम्मा ने परेशानी से मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने उन्हें सारे दिन की रुदात कह सुनाई और कहा, अम्मा, अब मुझे नौकरी मिल गई है, अब तुम अपने दिल को मजबूत कर लो, मुझे रोज़ बाहर जाना पड़ेगा, अब आपको भी अपने आप को मजबूत रखना होगा। मैंने अम्मा को समझाते हुए अपनी नौकरी के बारे में बताया। अम्मा ने नौकरी की बाबत पूछा तो मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि एक होटल के बावर्ची खाने में काम मिला है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि काम अच्छा है और होटल का मालिक भी। अम्मा भी थोड़ा मुतमईन हो गई थी, लेकिन बहरहाल उनके चेहरे पर अभी भी वसवसे दिखाई देते थे, क्योंकि उन्हें इस बात का वहम था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं अगले दिन के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द कोई अच्छी नौकरी भी हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगी। फिल वक्त तो मैंने इस नौकरी को गनीमत समझा था और यहाँ पर काम पर लग गई थी। अगले दिन मैं वक्त से तैयार होकर होटल पहुँच गई और काउंटर से पूछकर सीधी बावर्ची खाने में चली आई। वहाँ पर अपना तारुफ करवाने के बाद उन्होंने मुझे बर्तन धोने वाले सेक्शन में भेज दिया और मैं वहाँ पर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। सारा दिन बस इसी तरह के छोटे छोटे काम करती रही, लेकिन चूंकि आज पहला दिन था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। शाम को घर वापस आई तो अम्मा ने सारी तफसील पूछी। तब तक अम्मा की जान भी सूली पर लटकी रही थी और जब मैंने उन्हें मुकम्मल तसल्ली करवा दी तो फिर वो भी थोड़ा मुतमईन हो गई। दोपहर का खाना तो होटल से ही खा लिया था और शाम के लिए अम्मा ने बना रखा था। आज इतना थक चुकी थी कि जैसे लेटते ही फौरन नींद आ गई। इसी तरह अगले दिन मैं काम पर वक्त से चली गई। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी रूटीन सेट हो रही थी और मैं वहाँ पर बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन होटल में अजीब वाक़या देखने को मिला। जब मैं बर्तन धोकर किचन से फारिग हुई तो लॉबी से आने वाली आवाज़ों ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, जबकि वहाँ पर मौजूद सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मुझे ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जब मैंने अपने साथ काम करने वाले लड़के से इस बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि ये आवाज़ें यहाँ पर मामूल का हिस्सा हैं। अक्सर आवाज़ें सुनाई देती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए सब लोग पहले पहल तो डरते रहे थे, लेकिन जब उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो सबने उससे डरना छोड़ दिया। आवाज़ें अब भी आती है और वो आवाज़ें अक्सर हमारे बॉस का नाम लेकर उसे पुकारती हैं और ऊंची ऊंची चीखती चिल्लाती आवाज़ें कानों के पर्दे फाड़ती है। फिर साथ वाले लड़के से ये तफसील सुनकर मुझे एकदम खौफ महसूस हुआ और मेरा दिल जैसे सुखरता गया। मेरी आंखों में भी खौफ छलकने लगा। ताहम वो लड़का मुझे कहने लगा, अरे तुम क्यों खौफजदा हो रही हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वक्ती तौर पर कभी कभार आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम अपना काम करो, देखना कुछ देर के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएंगी और फिर कितने ही दिनों तक ये आवाज़ें सुनाई भी नहीं देंगी। उसने कहा तो मैं अजीब सी नज़रों से देखती रह गई। उसके लिए ये कुछ भी मानी नहीं रखता था। वो पिछले 3 साल से यहाँ पर काम कर रहा था, इसीलिए वो इन सब का आदी हो गया था, लेकिन मेरा तो आज अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मुझे तो डर लगना कुदरती बात थी। और वो कितनी आसानी से मुझे कह गया कि डरना नहीं, बस खामोशी से अपना काम करती रहो। लेकिन इसके बाद मेरे हाथ कांपते रहे, मुझसे काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा था और घर वापसी पर भी मेरा दिल बहुत खौफजदा सा रहा। घर वापसी पर भी मैं डरी सहमी रही, लेकिन अम्मा को मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने अम्मा को अपने खौफ के बारे में ज़रा सा भी कुछ बता दिया तो वो मुझे दोबारा वहाँ काम पर जाने नहीं देंगी, क्योंकि वो मेरे मामले में वैसे भी बहुत वहमी है और फिर ये मामला भी कुछ ऐसा है। इसलिए मैंने अम्मा को कुछ भी नहीं बताया और बदस्तूर काम पर जाती रही। हैरत अंगेज़ तौर पर उस दिन के बाद से वो आवाज़ें दोबारा सुनाई भी नहीं दी थी। मुझे आज पहली तनख्वाह मिलनी थी और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, क्योंकि अपनी कमाई का नशा ही कुछ और होता है। आज सुबह सवेरे मैं बहुत तेज़ी से सारे काम अंजाम दे रही थी और इस वक्त भी जब होटल पहुँचे तो मैं बहुत फ्रेश मूड में थी। कुछ देर के बाद बॉस के दफ्तर में सब बारी बारी जाने लगे, क्योंकि बॉस हर एक को अपने हाथों से तनख्वाह देते थे और सबका हाल अहवाल दरियाफ्त करते थे और किसी ज़रूरत के बारे में पूछते थे।
यही वजह थी कि मैं भी अपनी बारी के इंतज़ार में बैठी हुई थी। मेरी बारी अभी कुछ देर में आने ही वाली थी और मेरे चेहरे से उस वक्त मेरी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैं बेइंतहा खुश थी क्योंकि आज मुझे पहली तनख्वाह मिलनी थी। मैं जैसे ही बॉस के दफ्तर में पहुंची तो बॉस ने मेरा नाम पूछा। अपना नाम बताने के बाद वो मेरी तनख्वाह के लिफाफे को निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाने लगे तो एकदम ठिठक से गए और कहने लगे, ये नीली आंखें कुछ देखी देखी सी लग रही है। उनके इस अंदाज पर मैं एकदम घबरा सी गई और कहने लगी, जी इससे पहले भी तो आपसे मुलाकात हुई है जब मैं आपसे काम मांगने आई थी। मैंने सादगी से कहा तो वो एक हुंकारा भरकर चुप हो गए। ताहम मैं तनख्वाह का लिफाफा लेकर बाहर आ गई। उस वक्त मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। लिफाफा खोलकर मैंने पैसे गिने तो वो मेरी तनख्वाह से ज़्यादा थे। मुझे हैरत हुई क्योंकि जो तनख्वाह मुकर्रर हुई थी ये रकम उससे ज़्यादा थी। इसीलिए मैं वापस मुड़कर बॉस के कमरे में चली गई और कहा, सर ये तनख्वाह तो ज़्यादा है जबकि मेरी तनख्वाह तो इससे कम मुकर्रर हुई थी। मैंने वो लिफाफा उनके आगे करते हुए कहा तो वो मेरी तरफ गहरी नज़र से देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मैंने जानबूझकर पैसे ज़्यादा रखे थे ताकि देख सकूं कि तुम कितनी ईमानदार हो और तुम अपने इम्तिहान में मुकम्मल पूरी उतरी हो, इसलिए ये इजाफी रकम तुम्हारे लिए इनाम है। बॉस की ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई। ताहम मैं चुप कर गई और लिफाफा लेकर बाहर आ गई। दिल ही दिल में मुझे बॉस के इस अमल से नागवारी सी महसूस हुई थी। आखिर उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो मेरी ईमानदारी चेक करते फिरे। उन्हें ऐसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। दिल ही दिल में उन्हें कोसती हुई मैं घर वापस आ गई और लिफाफा अम्मा को दे दिया। अम्मा ने तनख्वाह का लिफाफा पकड़ते हुए मुझे ढेरों दुआएं दी और जब उन्होंने तनख्वाह निकाल कर गिनी तो मुझसे वही सवाल किया। मैंने उन्हें बोनस का कहकर टाल दिया और कहा कि बॉस ने कहा है कि हर साल इस महीने बोनस मिलता है, इसलिए तुम्हें भी मिलेगा। मेरी बात सुनकर अम्मा मुतमईन हो गईं और पैसे संभाल कर रख दिए। ताहम उस रात मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होती रही। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार कोई मेरी तरफ देख रहा है और कह रहा है कि ये नीली आंखें कहीं देखी देखी लग रही हैं। होटल में चूंकि अब मेरी स्टाफ के साथ भी थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो चुकी थी, इसीलिए अगले दिन मैंने अपने साथ मौजूद उसी लड़के से कहा कि आखिर बॉस ने मेरे साथ ये क्यों किया, क्यों उन्होंने मेरी ईमानदारी को टेस्ट किया। और फिर आगे से उसने मुझे जो कुछ कहा वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका कहना था, मायरा, बॉस हर नए आने वाले के साथ एक बार ऐसा ज़रूर करते हैं क्योंकि बॉस एक जिनजात है और वो हमेशा लोगों की भलाई और लोगों के काम आने को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि जब कोई झूठ बोलकर वो रकम रख लेता है तो बॉस उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल बाहर करता है और जो कोई ईमानदारी दिखाकर यहाँ पर रुक जाता है बॉस उसे फिर आगे चलकर मुख्तलिफ किस्म के फेवर्स देते रहता है। यही वजह है कि बॉस ने तुम्हारा भी टेस्ट किया है। उसने आगे क्या कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मेरी जान तो पहले जुमले पर ही अटक गई थी जब उसने कहा कि बॉस एक जिनजात है और उसका ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है। मैं तो यहीं पर शदीद खौफज़दा होकर रह गई थी और अब इर्द गिर्द का माहौल मुझे बहुत पुरस्रार और भयानक लग रहा था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर रुकूं और नौकरी करूं। मेरे चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ देखकर वो लड़का कहने लगा, अरे तुम तो डर गई हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? उसने कहते हुए मुझसे पूछा तो मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया, जबकि वो कहने लगा, अगर मालूम नहीं भी था तो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो और ना ही खौफज़दा हो। बॉस किसी को तंग नहीं करते और ना ही वो किसी को खौफज़दा करते हैं, इसलिए तुम भी खामोशी से यहाँ पर अपना काम करती रहो। तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है और बॉस को वर्कर्स की, लिहाजा चुपचाप अपने काम पर लगी रहो। उस लड़के ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा तो मैं खामोश हो गई। काम की तो मुझे ज़रूरत भी थी क्योंकि अम्मा का मसला था और जब तक उनकी सेहत बहाल नहीं हो जाती थी तब तक मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती थी और मुझे नहीं मालूम था कि जल्द ही मुझे बॉस की मदद की ज़रूरत पड़ जाएगी। जब 2 दिन के बाद मैं काम से घर वापस गई तो अम्मा तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प रही थी। उनके गुर्दे में दर्द उठा था जो न जाने कब से हो रहा था और अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मुझे सामने देखकर बेसाख्ता उनके लबों से शुक्र निकला और फिर वो बेहोश हो गई। मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल की
और उन्हें फ़ौरन आने के लिए कहा। अम्मा की रिपोर्टें अपने बैग में रखी और एम्बुलेंस के आने तक मैं तैयार थी। अम्मा को फ़ौरन हम अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्टों के बाद कहा कि अम्मा के चूँकि दोनों गुर्दे आखिरी हद पर है, इसलिए अब एक गुर्दे का ट्रांसप्लांट ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं इतना महंगा इलाज कैसे करवा सकती थी। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी हम खाते थे, ऊपर से गुर्दे का ट्रांसप्लांट, मतलब लाखों का खर्च। और मेरे पास तो अभी हिम्मत ही नहीं थी। परेशानी के मारे मैं वहीं फर्श पर ही बैठ गई और शिद्दत से रोने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह अम्मा का इलाज करवाऊं। अम्मा मेरे पास वो वाहिद रिश्ता थी जिसे मैं खोना नहीं चाहती थी। पहले दिल में ख्याल आया कि हवेली वालों के पास जाती हूँ और उनकी मिन्नत समाजत करती हूँ। आखिर हम उनके सगे हैं, करीबी हैं, शायद उन्हें तरस आ जाए। लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक दिया। जब अम्मा ने उस वक्त उनकी मदद नहीं ली और ना ही उन्होंने हमारी मदद करने की कोशिश की, तो फिर अब क्यों करते? अब मैं क्यों जाती? यही वजह थी कि मैं चुप हो गई और अस्पताल के बरामदे में रखे बेंच पर बैठी रो रही थी। न जाने यहाँ पर बैठे हुए मुझे कितना वक्त गुजर गया था कि अचानक मुझे अपने करीब इतनी तेज़ खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू पहले भी कहीं महसूस हुई थी, लेकिन कहाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था। और कुछ ही देर के बाद मुझे अपने बॉस आते दिखाई दिए। उन्हें यहाँ पर अचानक देखकर मैं हैरान रह गई। वो इर्द गिर्द के कमरों के नंबर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि मेरे करीब आकर एकदम ठिठक कर रुक गए और कहने लगे, तुम मेरे होटल में काम करती हो ना? बॉस ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा, जी हाँ। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और गले की आवाज़ बैठ चुकी थी। रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बॉस ने हैरत से मेरी हालत की तरफ देखा और कहने लगे, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? यहाँ पर क्यों हो? मैंने मुख्तसर उन्हें अम्मा की बीमारी के बारे में बता दिया और उनके दाखिल होने के लिए भी कह दिया। बॉस कुछ देर सोच में मुब्तला रहे और फिर डॉक्टर का नाम पूछकर उसके पास चले गए। अगले मराहिल इतनी आसानी से तय हो गए कि मुझे खुद शुबा होने लगा। बॉस ने ही अम्मा के ट्रांसप्लांट के लिए पैसे जमा करवा दिए थे। उन्होंने सारा इलाज अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर दिया था। बॉस की इतनी मेहरबानी पर मैं दंग रह गई थी और यकीन नहीं आ रहा था कि कोई अपना लाखों रुपया किसी आम आदमी के गुर्दे के ऊपर लगा देगा। लेकिन बॉस ने ऐसा कर दिखाया था। मैं तो जैसे सर से पैर तक उनकी शुक्रगुजार हो गई थी। अम्मा के लिए अब सबसे बड़ा मसला डोनर को ढूंढना था और आजकल अस्पताल में हम सब इसी के पीछे लगे हुए थे। 2 दिन हो गए थे मुझे, मैं काम पर भी नहीं जा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि होटल जाकर बॉस से एक दफ़ा बात कराती हूँ और उन्हें बता देती हूँ। इसीलिए मैं अम्मा को बताकर होटल के लिए निकल आई। बॉस अपने कमरे में ही मौजूद थे। उनके रूबरू पेश होकर मैंने अम्मा की हालत के बारे में बताया और कहा कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दे ताकि अम्मा का सही तरह से ख्याल रखा जा सके। बॉस ने मेरी बात मान ली और मुझे छुट्टी दे दी। अगले 2 दिनों में अम्मा के लिए डोनर भी मिल चुका था और अब सारे टेस्ट होने के बाद सब कुछ ठीक था और फिर अम्मा का गुर्दा ट्रांसप्लांट हो गया। इस सब के पीछे जिसका हाथ था वो मेरे बॉस थे और मैं उनकी जितनी मशगूल होती वो कम था। बॉस ने जिस तरह इन हालात में आकर मेरी मदद की थी, मेरे लिए ये बिल्कुल हैरानकुन और गैर मामूली था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस मेरा इतना साथ देंगे। लेकिन न सिर्फ उन्होंने पैसों के मामले में साथ दिया बल्कि डोनर भी ढूंढ कर दिया था। 1 महीने तक अम्मा की सेहत काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी और अब मैं होटल काम पर जाने लगी थी। पहले ही दिन जब मैं काम पर आई तो सबसे पहले सीधी बॉस के कमरे में आई और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। बॉस ने अम्मा का हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद कहा कि शाम को काम से फारिग होकर मुझसे मिलकर जाना। बॉस का ये कहना मुझे अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर गया। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या बात है, फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं वो गुस्सा ही न कर जाए। सारा दिन काम के दौरान भी मैं यही सोचती रही कि आखिर बॉस ने अब क्या कहना होगा, आखिर क्या बात है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके शाम हुई तो मैं बॉस के कमरे में चली आई और उनसे पूछा तो वो अपने दराज से एक लिफाफा निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहने लगे कि ये अपनी अम्मा के लिए कुछ फल वगैरह ले जाना, इस पे कुछ रकम है। बॉस की इतनी मेहरबानी पर मेरी आंखें भीग गई और मैं बेइख्तियार रोने लगी। उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, जबकि वो कहने लगे
کہ مجھے تم کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو، یہاں پر کیوں کام کر رہی ہو؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے؟ باس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اسے سن کر وہ کہنے لگے، ویسے تو حویلی پر تمہارا پورا حق ہے کیونکہ تمہارے بابا جان اس حویلی کے وارث ہیں۔ اگر تم چاہو تو ان کے اوپر کیس بھی کر سکتی ہو اور اپنے حالات کو بہتر کر سکتی ہو، لیکن اگر تمہاری اماں نہیں مانتی تو پھر تمہاری مرضی۔ باس نے کہا تو میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں تو حویلی پر کیس کر دوں، لیکن صرف اماں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر اماں راضی ہو جائیں تو مجھے میرا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے ایک عزم کے عالم میں کہا تو باس کچھ دیر سوچ بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے رہے۔ تاہم اس دن گھر واپسی پر میں اماں کے لیے ڈھیروں فروٹ لے کر گئی تھی، جسے دیکھ کر اماں دنگ رہ گئی۔ اور پھر جب میں نے باس کے بارے میں کہا اور ان کی گئی تاکید کا کہا تو اماں بھی انہیں بہت دعائیں دینے لگی۔ اماں تیزی سے صحت مند ہو رہی تھی، ان کی صحت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، جبکہ مجھے ہوٹل پر کام کرتے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اب یہاں پر بہت خوش تھی، میرا یہاں بہت دل لگ گیا تھا اور مجھے اب یہ ہوٹل اپنے دوسرے گھر کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ اکثر آتے جاتے باس سے ٹکراؤ ہو جاتا یا جب مہینے کے بعد تنخواہ لینے جاتی تو باس کی گہری نظریں مجھے محسوس ہوتی تھی۔ مجھے باس کے ساتھ ایک انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں کبھی میں نے کسی انسان کو اتنا خوبصورت اور اتنا رحم دل نہیں دیکھا تھا جتنے کہ میرے باس تھے۔ شاید اسی لیے وہ اتنے رحم دل تھے کہ وہ انسان نہیں تھے، ایک جن ذات تھے۔ لیکن جو بھی تھا، باس نے جس طرح ہمارا خیال رکھا اور اماں کے علاج کروانے میں جس طرح ہماری مدد کی، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور ایک بہت بڑا احسان تھا۔ یہاں پر کام کرنے کے دوران اب باس نے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی اور وہ اکثر مجھ سے آتے جاتے اماں کا حال احوال دریافت کرتے اور اکثر وہ مجھے رقم پکڑا دیتے۔ میرے گھر کے حالات اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکے تھے۔ اب تو میں نے اماں کو کسی کے بھی گھر کام کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اماں جیسے ہی تھوڑا صحت مند ہوئی تھی تو انہوں نے دوبارہ سے اپنے کام کو جاری رکھنے کو کہا تھا، لیکن میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا تھا اور یہی کہا کہ اب میری نوکری اچھی جا رہی ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، اس کے علاوہ باس اکثر ہم پر مہربانی بھی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بس گھر پر بیٹھ کر آرام کریں۔ میں اماں کو تلقین کرتی تو وہ مسکرا دیتی، لیکن اکثر ابا کو یاد کر کے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آتی اور وہ یہی کہتی کہ جس طرح تمہارے ابا نے مجھے بہت تاکید کی تھی کہ میں تمہیں گھر سے باہر نہ نکالوں، تمہیں کہیں کام نہ کرنے دوں، مجھ سے یہ وعدہ نہیں نبھایا گیا۔ میری بیماری نے تمہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں اتنی بیمار نہ ہوتی تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ اماں اکثر اداسی سے سوچتی تو میں بھی انہیں کہتی کہ اماں، اگر آپ بیمار نہ ہوتی تو آج ہمارے حالات اتنے بہتر بھی نہ ہوتے۔ باس نے ہم پر جتنے احسان کیے ہیں، اگر میں انگلیوں پر گن بھی لوں تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کم پڑ جائیں۔ میں ساری زندگی بھی ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی کہ انہوں نے آپ کے علاج کا سارا خرچ خود اٹھایا۔ میں اماں سے کہتی تو اماں بھی سر ہلا کر رہ جاتی اور کہتی، واقعی تمہارے باس جیسا رحم دل اور مہربان شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اماں کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگتی، جبکہ میں مسکرا دیتی، کیونکہ اماں کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ میرا باس ایک جن زادہ ہے اور اسی لیے وہ اتنا مہربان ہے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ ہوٹل میں کام کرتے اب مجھے 2 سال ہو چکے تھے کہ ایک دن اچانک ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اتنی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ورنہ محلے کی کوئی عورت آتی بھی تو بس کچھ دیر کے لیے ہی آتی، اور وہ بھی کبھی کبھار ہی آتی تھی، کیونکہ ابا جب زندہ تھے تو انہوں نے بہت کم محلے والوں سے تعلقات رکھنے کی اجازت دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اور اماں بڑی محدود سی زندگی گزار رہے تھے، اور اب اچانک آج دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو ہم دونوں ماں بیٹی چونک اٹھے اور دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود دروازے تک آئی، کیونکہ شام کا وقت تھا اور اماں کو انجانے خوف اور وسوسے ستا رہے تھے۔ اسی لیے اماں نے جیسے ہی پوچھ کر دروازہ کھولا تو اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے جب پوچھا کہ یہ قاسم شاہ کا گھر ہے تو اماں کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا اور فوراً انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں قاسم شاہ کا بھائی ہوں۔ اماں نے کہا،
मैंने आपको पहचान लिया है भाई साहब, आप शायद मुझे भूल गए हैं। अम्मा की नरमी से कहने पर वो भी चौंक उठे और फिर चेहरे पर गहरा मलाल और शर्मिंदगी छा गई। ताहम उन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो अम्मा खुश दिली से उन्हें अंदर ले आई, लेकिन अम्मा के चेहरे पर संजीदगी फैली हुई थी। खुद मुझे भी अपने ताया की आमद का मकसद मालूम नहीं था, लेकिन अम्मा के कहने पर मैं फ़ौरन उन्हें सलाम करके चाय रखने चली गई, जबकि मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने बड़े पुरतपाक तरीके से मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ी और फ़ौरन बाहर निकल आई। बावर्ची खाने में चाय बनाने के दौरान मेरा जहन मुख्तलिफ सोचों की आमाजगाह बना रहा और बार बार जहन में यही ख्याल आ रहा था कि आखिर ताया जान इतने लंबे अरसे के बाद क्यों आए हैं, जबकि उनके भाई के इंतकाल के बाद तो उन्होंने एक बार भी हमारी खैर खबर नहीं ली। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि यूं अचानक चले आए? आखिर अब उन्हें क्या मसला है? वो क्यों हमारी ज़िंदगी में वापस आ गए हैं? मैं झुंझुला रही थी और मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर अब ताया क्यों आए हैं। चाय बनाकर मैं 2 कपों में डालकर अंदर ले आई तो तब तक अम्मा और ताया दोनों खामोशी से बैठे हुए थे। न जाने मेरे आने से पहले गुफ्तगू का क्या मौजू था, लेकिन मुझे देखकर दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली और फिर ताया चाय पीने के बाद उठते हुए अम्मा से कहने लगे कि मैं आपको कल लेने के लिए आऊँगा, आप और मायरा दोनों तैयार रहना। ये कहकर ताया तो वहाँ से चले गए, जबकि मैं हैरानी से अम्मा से पूछने लगी, अम्मा आखिर ऐसी क्या बात है? ताया हमें कल कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज इतने बरसों के बाद ही क्यों आए हैं? अब इन्हें हमारी याद क्यों सताई है? मेरे जहन में जितने सवालात थे एक एक करके अम्मा से पूछती जा रही थी। अम्मा के चेहरे पर गहरी चुप थी, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो कहने लगी, मायरा दरअसल भाई साहब हमें हमारा हिस्सा देना चाहते हैं, इसीलिए वो कल हमें कोर्ट लेकर जाना चाह रहे हैं। वहाँ पर मेरे और तुम्हारे दस्तखत होंगे और वहीं पर वो जज के सामने हमारे हिस्से के कागजात हमें दे देंगे। अम्मा ने कहा तो मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मुझे ताया से इतनी इंसानियत की उम्मीद नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारा इस तरह ख्याल करेंगे। ताहम मैंने अम्मा से कहा कि आखिर ताया को अचानक हमारा ख्याल कैसे सूझ गया? तो अम्मा कहने लगी, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और अब आकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। इसी वजह से अब वो अपनी ज्यादतियों का बदला उतारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बड़े बेटे सिप्तैन के साथ हो जाए और हमारा हिस्सा वो हमारे नाम कर दें। वो हमें अब हवेली वापस ले जाना चाहते हैं। अम्मा ने अब असल बात की थी, जिसे सुनकर मैं चुप की चुप रह गई। मुझे तो सिप्तैन के बारे में कुछ इल्म नहीं था और ना ही मैंने कभी उसका नाम सुना था, ना मैंने कभी उसे देखा था। अम्मा को शायद कुछ याद हो, लेकिन वो कहती है कि वो बहुत छोटा था तब, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर अगले दिन हम ताया के साथ कोर्ट में चले आए और फिर वहाँ पर गवाहों की मौजूदगी में ताया ने अब्बा का हिस्सा हमारे नाम कर दिया। मैं उस दिन बहुत खुश थी और वो खुशी मेरे चेहरे से छलकी पड़ रही थी। इसीलिए मैंने सोचा था कि आज का दिन मैं और अम्मा खूब मौज मस्ती करेंगे। हमने बाजार से बहुत सारी शॉपिंग की, बाहर खाना खाया, घूमे फिरे और शाम को थके हारे घर वापस आए। आज तो अम्मा भी बहुत खुश थी। शायद इतने अरसे के बाद अब उनके दिल को इस बात का इत्मीनान हुआ था कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपना लिया है और अब वो हवेली का एक हिस्सा बन गई है। कोर्ट से आने के कुछ दिनों के बाद ताया एक दिन सिप्तैन को लेकर घर आ गए। सिप्तैन एक ऊंचा, लंबा और शानदार मर्द था। वो बहुत खूबसूरत था, ऊंचा लंबा कद और शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। बॉस के बाद अगर मैंने किसी और मर्द को इतना खूबसूरत देखा था तो वो सिप्तैन था। अम्मा भी उससे मिलकर बहुत खुश थी और यूं ताया ने मौके पर ही मेरे हाथ पर रकम रखकर शगुन कर दिया। शादी 3 महीने बाद हवेली में होना करार पाई थी। ये सब इतना आनन फानन हुआ था कि मैं हैरान रह गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी। और आज इसीलिए मैं होटल आई थी ताकि बॉस को अपनी ज़िंदगी में आने वाली तब्दीली के बारे में बता सकूं और कानून के मुताबिक 1 महीना पहले ही उन्हें नौकरी छोड़ने का कह दूं। बॉस के कमरे में आई तो उनके कमरे से आती आवाज़ें सुनकर मैं तो बाहर ही ठिठक गई। बॉस के साथ कोई मेरा नाम लेकर बात कर रहा था और बॉस उसे कह रहे थे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मायरा बहुत अच्छी लड़की है
اور جس طرح اتنے سال اس نے یہاں پر کام کیا ہے میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کے لیے بھی کسی کی مدد قبول نہیں کی۔ وہ بہت خوددار لڑکی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس کا بہت خیال رکھو گے اور آئندہ بھی ان دونوں کے ساتھ اچھے رہو گے۔ باس نے کسی سے کہا تو میں حیرت میں گھر گئی۔ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے جس کے ساتھ باس ایسی بات کر رہی ہے؟ اور پھر کچھ دیر کے بعد باس کے کمرے سے سپتین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو مجھے جیسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ باس نے ہی تایا اور سپتین کو ہمارے بارے میں بتایا اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ ہم کتنی پریشان حالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے تو تایا اچانک چلے آئے تھے اور ہمارا حصہ ہمارے نام کر دیا تھا۔ میرے دل میں باس کے لیے ڈھیروں شکر گزاری بڑھ گئی، لیکن میں نے باس کے اوپر اس بات کو نہیں جتایا اور ان کی مہربانیوں کے لیے شکریہ ادا کرتی اپنی نوکری کا چھوڑنے کا بتا چکی تھی۔ باس نے مجھے آنے والی زندگی کے لیے بہت دعائیں دی اور شادی کے تحفے کے طور پر کچھ رقم دی، جسے میں نے فوراً تھام لیا کیونکہ باس تو اپنوں سے بڑھ کر اپنے تھے۔ سپتین کے ساتھ میری شادی کو 5 برس گزر چکے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم حویلی میں اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں پر کبھی میرے ابا رہا کرتے تھے۔ حویلی آ کر میں بہت خوش ہوں اور مجھ سے زیادہ خوش اماں ہے۔ سارا دن حویلی کی عورتوں کے ساتھ کام کاج اور باتوں میں مصروف رہتی ہے یا پھر میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی جاتی ہے۔ اماں کے چہرے کی مسکراہٹ میرے جینے کا سبب ہے اور میں اس سارے معاملے میں اپنے باس کی بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سب ان کا احسان اور کرم ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔